सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी प्लेलिस्ट लेकर। एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट जो हमने चला रखी थी, लेकिन इस बार मैं लेके आया हूँ साइंस क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी। शुरुआत करेंगे हम चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। केमिस्ट्री का चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है। थोड़ा सा कानों में ईयर प्लग्स लगा के आराम से सुनिए, एंजॉय करिए इसको, और आसानी से वीडियो ख़त्म होते होते आपको पूरा चैप्टर आपके दिमाग में फीड होगा, इसकी गारंटी है। तो बात कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं चैप्टर से। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जैसा कि हम अपने आसपास कभी भी देखते हैं, एज़ वी लुक एट आवर सराउंडिंग, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम आसपास काफ़ी सारी चीज़ देखते हैं, वैरायटी ऑफ थिंग्स देखते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें देखते हैं। उनकी अलग अलग तरह की चीज़ें मतलब साइज़ में अलग होती हैं, शेप में अलग होती हैं, कलर्स में अलग होती हैं। जितनी भी चीज़ इस यूनिवर्स के अंदर बनी हुई है वो एक मटेरियल के से मिलकर बनी है। जितनी भी चीज़ इस यूनिवर्स के अंदर बनी हुई हैं वो किससे मिलकर बनी है? एक मटेरियल से मिलकर बनी है, जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने नाम दे दिया है मैटर का। जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दे दिया है मैटर का। चाहे जो हवा हम ब्रीथ करते, द एयर वी ब्रीथ, जो हमने हवा हमने इनहेल करी, एक्सहेल करी, जो खाना हमने खाया, पत्थर, बादल वगैरह, तारे, सब मिलकर एक मटेरियल से मिलकर बने हैं, और जिसे साइंटिस्ट हमारे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? मैटर। तो जो हमने ऊपर चीज़ें मेंशन करी हैं उनके हम दो चीज़ें देखेंगे। पहला, एक तो रखने में जगह घेर रही हैं, और दूसरा उनका कुछ ना कुछ मास है। दो चीज़ें देखी हमने, एक उनका मास है और रखने पर कुछ ना कुछ जगह घेर रही हैं। तो मैटर की सिंपल सी यहाँ से डिफाइन निकल के आती है कि मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। ये यहाँ से मैटर की डिफाइन निकल कर आती है। लेकिन शुरुआती दौर में अगर मैं एंशिएंट इंडिया की बात करूँ तो जो भारतीय फिलोसोफर्स थे उनका मानना ये था, चाहे एक कोई चीज़ लिविंग थिंग हो, चाहे कोई चीज़ नॉन लिविंग थिंग हो, वो किससे मिलकर बनी है? वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी है, जिसको वो कहते थे, हिंदी या संस्कृत में कहा करते थे, पंचतत्व। यानी एवरी लिविंग बॉडी और नॉन लिविंग बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, विच आर, जो कि कौन कौन से होंगे मैं आपको बता देता हूँ। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। और जो कि हमारे कल्चर में जो होता है, बेसिकली हिंदुज़म के अंदर क्या होता है, हम जो बंदे की डेथ के बाद उसका क्रीमेशन किया जाता है, यानी उसकी बॉडी क्या करा जाता है? फायर से वो करी जाती है। क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट है वो यहीं से लिया गया है, ताकि उसको 5 के 5 एलिमेंट्स मिले। आगे बात कर लेते हैं। और जो पुराने ग्रीक फिलोसोफर्स थे उनका भी कुछ ऐसा ही मानना था कि कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी है। आगे बात कर लेते हैं। लेकिन जो मॉडर्न डे के आज के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जो कि शोध में बिलीव करा करते थे, रिसर्च में बिलीव करा करते थे, एक्सपेरिमेंट्स में बिलीव करा करते थे, उनका ये मानना था, उन्होंने कैसे इसको अलग अलग तरीके से पढ़ा मैटर को। एक उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी और दूसरा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। बात कर लेते हैं इनकी कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की और केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखिए, जब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ लोगों को डाउट होता है कि इनमें डिफरेंस क्या है सर, कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या अंतर है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या अंतर है। देखिए, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आपका क्या आ जाता है, जैसे मैटर है, मैटर की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। उनका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उनका सॉलिड का मतलब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ठीक है, उनका किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, कितने पे वो उबल रहा है, कितने टेम्परेचर पे वो पिघल रहा है। तो ये सारी चीज़ें फिज़िकली जो आ जाती हैं वो फिज़िकल फीचर्स हो जाते हैं उसके। तो सर क्या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उनकी? जी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी? आपने किसी को किसी के साथ रिएक्ट करवाया तो बदले में क्या मिला? आपने 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स लिए और उनको जो वो रिएक्शन करवा दिया, रिएक्ट करवा दिया, और बाद में आपको क्या प्रोडक्ट मिला। ये सारी चीज़ें केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। फ़िलहाल बात करते हैं स्टेट से। मैं आपको यहाँ से स्टेट में समझाऊंगा और अच्छा समझाऊंगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, पार्टिकल्स की, मैटर के पार्टिकल्स की। अब देखिए, हमने मैटर की डिफ़ाइन तो पढ़ ली थी कि मैटर कोई भी वो चीज़ जो रखने पर जगह घेरे और जिसका कुछ भार यानी जिसका कुछ मास हो, वो होता है। और मैटर भी छोटे छोटे मिलकर पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे एटम्स कहा जाता है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जो कि आगे और छोटे यूनिट्स में डिवाइड नहीं हो सकता। यानी ये मान लीजिए कि एटम सबसे छोटी इकाई है मैटर की। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, एटम सबसे छोटी इकाई होगी मैटर की। आगे बात कर लेते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में काफ़ी सारा स्पेस होता है। जैसे आप नींबू पानी ले लीजिए यार, सिंपल सा एग्जांपल है, आप चाय बना रहे हो तो अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है।
इसको मैं और अच्छे से एलैबोरेट करके समझाऊंगा जब हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, तब देख सकते हैं हम आसानी से। और मैटर जो होते हैं ना, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। मूव कैसे करते रहते हैं, यानी उनके अंदर एनर्जी पोजेस करते हैं जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। यानी जब आप जो उसके पार्टिकल्स हैं ना, वो एक जगह पे स्थित नहीं रहते, हमेशा मूव करते रहते हैं। कहने का मतलब ये समझिए, जैसे एक तार के अंदर आयंस होते हैं ना, वो मूव करेंगे तो करंट चलेगा, ठीक इसी तरीके से इसके अंदर भी पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। अब अगर मूव करेंगे तो एक एनर्जी पोजेस करेंगे जिसका नाम होगा काइनेटिक एनर्जी, जो कि मोशन से पोजेस करता है कोई भी। तो जैसे जैसे हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसके पार्टिकल वो जगह छोड़ने लगेगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और बढ़ने के साथ ही वो क्या हो जाएंगे, अपनी जगह छोड़ छोड़ के भागने लगेंगे। कहने का सिंपल सी बात है। आगे बात कर लेते हैं। सिंपल मैं इससे और एलेबोरेट करता हूँ आपको, स्टेट्स ऑफ मैटर। जी, अवस्थाएं मैटर की क्या क्या होती है? जी, 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाओं में कोई भी मैटर पाया जाता है। पहली सॉलिड है, और दूसरी लिक्विड, और तीसरी आखिरी हमारी गैस हो जाती है। यानी ठोस हो गया, एक सॉलिड हो गया, तरल हो गया, और द्रव अवस्था हो गई। सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 अवस्थाएं हो जाती है हमारी। कि सॉलिड में एग्जांपल आपको देता हूँ बर्फ़ का, और लिक्विड में वाटर हो गया हमारा, और गैस में तो है ही गैस हो जाता है हमारी, यानी CO2 हो गई, O2 हो गई। हम O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। सबको पता है बेसिक से कंसेप्ट, तो थोड़ी इन पे बात कर लेते हैं। जी, क्या क्वेश्चन निकल कर आता है, क्या हम इनकी अवस्थाओं को चेंज करा जा सकता है? तो सबसे पहले ये सवाल उठता है, और मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले सॉलिड स्टेट पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखिए, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं एक्टिविटी के थ्रू। मैं अभी एक्टिविटी तो आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फ़िलहाल मैं आपको चैप्टर की समरी दे रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, तो मैं एक्टिविटी नहीं समझा रहा, फिर भी इसमें से एग्जांपल्स लेके समझा देता हूँ एक बार। इन्होंने बता रखा है, एक पेन है, बुक है, नीडल है, सुई है यानी, और एक पीस ऑफ वुडन स्टिक है। तो वो कह रहा है इनकी शेप बनाइए, इनकी ड्रॉ करिए शेप इन आर्टिकल्स की, और इसके आसपास पेंसिल ड्रॉ कर दीजिए। क्या इनकी एक डेफिनेट शेप है, मतलब एक पर्टिकुलर आकार है इनका? क्या इनकी बाउंड्रीज़ है, मतलब फिक्स इनका वॉल्यूम है, रखने पर जगह घेर रहे हैं? और जब इनको हैमर्ड करा जाए, हैमर्ड यानी हथौड़ा मार के क्या, या घेरा जाए, कहीं से खींचा जाए, क्या इनकी शेप चेंज हो सकती है? तो यही देखना है। जितने भी आपने ऊपर एग्जांपल्स देखे वो सब सॉलिड्स के थे। तो सर पहला आता है रबर बैंड। क्या ये सॉलिड है? जी हाँ, सॉलिड है। तो व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? हाँ जी बिल्कुल, रबर बैंड जो है अपनी शेप चेंज कर देता है जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे, और जब आप उसे छोड़ देंगे फोर्स लगा के, तो वो उसी अवस्था में उसमें शेप में दोबारा आ जाता है। लेकिन जब आप उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, एक्सेसिव फोर्स लगाएंगे, तो वो स्ट्रेच ज़्यादा होकर टूट जाता है बिल्कुल, और अपनी शेप खो देता है। जी हाँ, सॉलिड है, बिल्कुल है। अगला, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? अब देखिए, शुगर और इसके क्रिस्टल्स में होते हैं चीनी के दाने और नमक के दाने। जब आप इन्हें हाथ में लेंगे तो आप देखेंगे इनकी पर्टिकुलर शेप होती है, एक डेफिनेट शेप होती है, पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है इनका। लेकिन जब पानी में घुलते तब जाके घुलनशील होता है। हाँ, सॉल्वेंसी तो है इसकी, लेकिन ये भी सॉलिड है। स्पॉन्ज यानी गद्देदार कोई चीज़ हो जाती है, उसके अंदर क्या होता है, जो एयर होती है ना, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उस पोर्स के अंदर एयर जाके ट्रैप हो जाती है, और जब आप उसे प्रेस करते हैं तो वो एयर बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। तो वो भी क्या है, सॉलिड है। आगे बात कर देते हैं कि लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था, यानी लिक्विड अवस्था होगी भी। ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट अ फिक्स वॉल्यूम। जी हाँ, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, एक पर्टिकुलर आकार नहीं होता। जिस भी आप कंटेनर में उसे डाल देंगे, जिस भी तरीके के शेप के बाउल में आप उसे डाल देंगे, वो वैसे ही आकार ले लेता है। ये पानी की खूबी होती है। ना ही पानी का कोई टेस्ट होता है, ना ही पानी की कोई मैं कह लूँ कलर होता है। टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है पानी, ओडोरलेस होता है पानी। ये सारी चीज़ें पानी की खूबी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। एक थोड़ा सा और चीज़ बता देता हूँ मैं। हम आपको सबको पता है, हम जो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स रह रहे हैं धरती पर, यानी जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं या हम लिविंग बींग्स हैं, वो जीने के लिए कौन सी गैस लेते हैं जी? O2 गैस लेते हैं। हवा में जो गैस है O2 है एटमॉस्फेयर में हमारे, हम वो गैस लेते हैं। लेकिन उनका क्या, जो पानी के अंदर एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो भी O2 लेंगे? जी हाँ, उसका आंसर है जी हाँ, लेंगे, O2 लेंगे। लेकिन वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेंगे। कैसी ऑक्सीजन लेंगे? डिज़ोल्व ऑक्सीजन, घुलनशील। और एयर के मुकाबले पानी में
में जो ऑक्सीजन होती है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन, वो कम रहती है एज़ कम्पेयर टू एयर। इसलिए जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है एक्वेटिक एनिमल्स का, वो हमेशा हाई रहता है। जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है फिश वगैरह का, इसलिए वो हाई रहता है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। यही था इन पैरा में। आगे बात कर लेते हैं द गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। जी हाँ, हमने देखा है कई बार मेलों में या घर के पास हमारे सिलेंडर वाला आया करता है, और वो क्या करता है, एक छोटा सा ही सिलेंडर लाता है गैस का, लेकिन उसके गुब्बारे फुला फुला के सुबह से शाम तक वही बेचता रहता है। क्या उसके अंदर गैस कम थी या बहुत ज़्यादा आ सकती है? जी इसी को बात करेंगे। देखिए, गैस की सबसे बड़ी खूबी क्या है ना, हम गैस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। उसको कंप्रेस करके ज़्यादा होती है कंप्रेसिबल, सॉलिड या लिक्विड से ज़्यादा, मतलब एक पर्टिकुलर कंटेनर में आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गैस कंप्रेस करके स्टोर कर सकते हैं, और बहुत भारी भी हो जाती है गैस। गैसेस का जो हम घरों में अपने रसोई घर में यूज़ करते हैं वो एलपीजी हो जाता है। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो खाना पकाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वो सिलेंडर ऑक्सीजन के जो अस्पतालों को मुहैया कराए जाते हैं, उसमें भी कंप्रेस्ड गैस होती है। सीएनजी गैस जो एज अ फ्यूल यूज़ होती है आजकल व्हीकल्स में, ठीक है ना। और इनकी कंप्रेसिबिलिटी की वजह से बहुत सारी गैस आप छोटे से छोटे सिलेंडर में स्टोर करके रख सकते हैं और इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये खूबी है इसकी, चाहे आप किचन में ले लें, चाहे आप व्हीकल में ले लें, चाहे आप कहीं पे ले लें। और एक और चीज़ मैं आपको फ्रेंड्स बता देता हूँ। देखिए, जो एक मैटर होता है उसके अंदर एक बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, मैंने बताया। और पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, एक दूसरे को पार्टिकल फोर्स लगाते रहते हैं, जिसे कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स उसे कहा जाता है, जो एक दूसरे पर लगाते, एक दूसरे को पकड़े रखते हैं। तो ये फोर्स सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है? सॉलिड के अंदर होता है। उससे कम लिक्विड के अंदर होता है, और सबसे ही कम किसके अंदर हो जाता है? गैस के अंदर हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ आती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई, क्या किसी मैटर की हम स्टेट को यानी अवस्था को चेंज करा जा सकता है? क्या किसी मैटर की अवस्था को चेंज करा जा सकता है? यानी सॉलिड है, जैसे अब बर्फ़ है, बर्फ़ से लिक्विड, जी हाँ बिल्कुल हो सकती हैं। ये कैसे हो सकते हैं? देखिए, 2-3 तरीके इसमें आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर बताए हुए हैं। तो पहला, टेम्परेचर को यूज़ करके, टेम्परेचर का इस्तेमाल करके हम कैसी अवस्था चेंज कर सकते हैं मैटर की। ठीक है। दूसरा, प्रेशर को। अब बात कर लेते हैं इसी सब की, कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, देखिए, मैंने शुरुआत में वीडियो के बताया था कि जैसे सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, किसी के भी अंदर कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और उनके अंदर मूव करने से जो मोशन के से जो एनर्जी पोजेस होती है, उसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे किसी सॉलिड पे, तो क्या हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स दूर दूर भागने लग जाएंगे, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से वाइब्रेट करेंगे ज़्यादा स्पीड से। ठीक है, और उससे क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके पार्टिकल्स के बीच का, वो टूट जाएगा और वो मूव करेंगे फ्रीली ज़्यादा। ठीक है, और इस स्टेज पर आके क्या हो जाएगा, वो अब देखिए, फोर्स लगाते लगाते यानी टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जो सॉलिड होगा वो मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। तो किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? जब एक ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिस पे आके जो सॉलिड है वो मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ये मैंने पूरा आपको समझा दिया। और एक बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 273.16 केल्विन। के का मतलब केल्विन है, यहाँ से जो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की। ठीक है, और इसी प्रोसेस को मेल्टिंग के प्रोसेस को जब सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में हो जाएगा, उसे फ्यूज़न कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब सॉलिड मेल्ट हुआ तो जो उसका टेम्परेचर था ना, वो सेम ही रहा, तो वही हीट गई कहाँ? दोबारा से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जब सॉलिड को आपने पिघलाया ना, जो आप उस पर टेम्परेचर लगा रहे थे, है ना, फोर्स लगा रहे, हीट कर रहे थे उसे, तो टेम्परेचर उसका सेम ही रहा। तो जी टेम्परेचर गई कहाँ? हीट एनर्जी गई कहाँ? अब वही बात कर लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मेल्टिंग के दौरान जो टेम्परेचर था वो कभी चेंज नहीं होता। टेम्परेचर जब तक बर्फ़ पिघल नहीं जाती तब तक भी सेम ही रहता है। क्यों भाई? हम तो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? हीट सप्लाई कर रहे हैं उसे। वो हीट
हाँ जी, तो सवाल है हीट गई कहाँ? हम कंटिन्यूसली हीट अप्लाई कर रहे थे उस सॉलिड पर, उस बर्फ़ पर, तो वो हीट गई कहाँ? देखिए हीट गई कहीं नहीं, जो सॉलिड था, बर्फ़ थी, वो उसको क्या कर रही थी, सारा एब्जॉर्ब कर ले रही थी बिना टेम्परेचर में राइज शो करे। और वो कहाँ यूज़ हो रहा था, उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसे तोड़ने में सारी हीट लग रही थी, इसलिए उसे कहीं ना कहीं वो शो टेम्परेचर में राइज़ नहीं कर रहा था, या है ना, ये बात हो जाती है आगे। तो भाई हीट नज़र नहीं आई हमें, टेम्परेचर बढ़ता हुआ कहीं नज़र नहीं आया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। और जैसा कि मैंने बताया सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट होने को फ्यूजन कहा जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। मैं पूरा बता देता हूँ दोबारा से क्या होता है। लेटेंट का मतलब हिडन, छुप गया टेम्परेचर जो होता है, राइज़ दिखाया नहीं उसने, ठीक है। तो वो हीट एनर्जी जो 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में यूज़ हो सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उस मेल्टिंग पॉइंट पर, उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है भाई। पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बात कर रहा हूँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन के, ठीक है, बिल्कुल। और जब हम हीट एनर्जी अप्लाई करेंगे वाटर को, तो और उसके पार्टिकल्स दूर भागने लगेंगे, क्योंकि बताया मैंने इसके तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के अंदर ज़्यादा होती है, लेकिन लिक्विड के अंदर उससे कम होती है, तो इनको पार्टिकल्स को दूर करने में, तोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता, तो जल्दी से इसके पार्टिकल्स जो हैं दूर दूर भागने लगते हैं, ठीक है। और एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पर वो क्या हो जाता है, लिक्विड से गैस बन जाता है, और उसी पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कह देंगे। जी हाँ, वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिस पे लिक्विड आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम क्या कह देंगे, बॉइलिंग पॉइंट कह देंगे। बिल्कुल बात समझ आती है जी। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबल जाता है और वो, ठीक है, भाप निकलनी स्टार्ट हो जाएगी और उसे कह दिया जाएगा गैस में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने बताया कैसे कैसे हम चेंज कर रहे हैं, जैसे ये हीट का प्रोसेस था, अभी हम टेम्परेचर को बढ़ा के चेंज कर रहे हैं, किस में जा रहे हैं, हम सॉलिड से लिक्विड में गए, फिर लिक्विड से भी गैस में गए। जब हम राइट साइड, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हम टेम्परेचर राइज़ कर रहे हैं, उसे हीट दे रहे हैं, तो वो हीट से चल रहा था। अब जब हम गैस से उल्टा आएंगे, जब लेफ़्ट साइड पर आएंगे, तो हमें टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लेफ़्ट साइड की स्टेजेस में जाते रहेंगे। जैसे गैसियस से मैं लिक्विड में जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, कूलिंग करूँगा, और लिक्विड से भी जब मैं सॉलिड में जाऊँगा तो भी कूलिंग करूँगा, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन से हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी पढ़ा, ठीक है। हम आगे बात करेंगे। तो ये थी हमारी पहली वीडियो मैटर की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। जो भी आपकी राय हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी वीडियो, और क्या क्या रिकमेंड करना चाहते हैं आप मेरे को रिगार्डिंग। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए और कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर रखिए। अगर आप इसको व्यू कर रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपको पसंद आती तो लाइक कीजिए, अगर नहीं भी पसंद आती तो प्लीज़ अनलाइक करके ज़रूर जाइए। मुझे पता लग जाएगा कि आपके रिस्पॉन्स वगैरह कैसे आ रहे हैं। और छोटे से छोटा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समरी देने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो क्लास 9 और 10 के बच्चे हैं वही पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आप लेवल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं, कोई भी, और उसके अंदर आप NCERT की छोटी से छोटी समरी चाहते हैं, NCERT अपनी क्लियर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप, ऐसी वीडियो प्लेलिस्ट को देखकर आप क्लियर आसानी से कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पढ़ने के शौकीन हैं तो प्लीज़ NCERT खोल कर रखिए और अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर इतना भी नहीं करना तो प्लीज़ लेट के आराम से, लीड कानों में ईयर प्लग्स आराम से कानों में डाल के सुनिए। वीडियो ख़त्म होते होते आपका चैप्टर दिमाग में आपके फीड हो चुका होगा, इतनी मैं गारंटी आपसे लेता हूँ, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।